Hello students, welcome to our YouTube channel First Movers Institution. Today we are going to discuss some important questions based on pronoun. जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ पार्ट्स में प्रोनाउन के बारे में डिटेल में पढ़ा है और प्रोनाउन के बारे में समझने का प्रयास किया है। अब उसके यूजेस की तरफ आते हैं जो एग्जाम्स में किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उन चीजों पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पूरे पार्ट्स को अच्छे ढंग से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो क्वेश्चंस के करने के जो तरीके हैं वो आप तभी समझ पाओगे जब आप उन पूरे पार्ट्स को अच्छे ढंग से देखिएगा। तो आपके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप उन पार्ट्स को अच्छे से देख लीजिए और फिर इन क्वेश्चंस को अटेंड करने का प्रयास करिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज आप लोगों से डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन पर आए हुए फिल इन द ब्लैंक्स को और कॉमन एरर्स को। कुछ क्वेश्चन बेस्ड होंगे फिल इन द ब्लैंक्स पे, कुछ क्वेश्चन बेस्ड होंगे कॉमन एरर्स पे। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे कि आखिर हमें करना कैसे है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कहता है आफ्टर स्कूल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद आफ्टर स्कूल, कॉमा डॉट डॉट एंड डॉट डॉट फ्रेंड always meet up for dot dot studies। ठीक है, तीन ब्लैंक है यहाँ पे, तो ऑप्शंस में भी तीन चीजें होंगी। तो पहला ऑप्शन आपके लिए है he, his, theirs। सेकेंड ऑप्शन है मी, माई, योर। थर्ड ऑप्शन है आई, माई, अवर। और फोर्थ ऑप्शन है यू, माई, देयर। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा अपन को करना कैसे इसको। ठीक है, देखिए आफ्टर स्कूल ही एंड हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पे यूज करते हैं किसका, इस ऑप्शन का, पहले नंबर ऑप्शन का। ठीक है, तो पहले नंबर ऑप्शन में हो सकता है आपको लगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है हिज लग रहेगा, फ्रेंड जो है ही लग जाएगा। फ्रेंड जो है हमारा नाउन है, नाउन के पहले हम पजेसिव एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं तो हिज लग जाएगा। तो ये दोनों तो करेक्ट हो गए, लेकिन इसके साथ तीसरा ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर्स। और देयर्स मैंने बताया ये क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। और अगर आपको याद होगा पार्ट फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया है पजेसिव प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड विद एनी नाउन। तो यहाँ पे जो हम स्टडीज लिख रहे हैं, ये स्टडीज यहाँ पे जो काम कर रहा है वो किसका कर रहा है, नाउन का। अगर ये नाउन का काम कर रहा है तो इसके पहले हम एडजेक्टिव लिख पाएंगे, प्रोनाउन नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब देयर्स नहीं लगा पाएंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरे ऑप्शन पर बात करते हैं तो पहला जो ऑप्शन हमारे पास है वो क्या है, मी है। हम सब्जेक्ट में कभी ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर नहीं पाएंगे, तो मतलब ये सेकंड ऑप्शन भी हमारे पास निगलेक्ट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन की जब हम बात करते हैं, पहले फोर्थ पर बात कर लेते हैं, वो भी निगलेक्ट होगा। क्यों होगा उसके बारे में समझ लीजिए। जब भी किसी सेंटेंस में आप ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट का एक पार्ट आई का हो। ठीक है, सब्जेक्ट का एक पार्ट, अगर मान लीजिए 2 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, 3 पर्सन 4 पर्सन ऐसे हैं, तो अपन उसमें क्या करेंगे, अगर एक पार्ट आई का हो तो उसका पोजीशन हमेशा क्या होता है, अवर होता है। ठीक है, उसका पोजीशन हमेशा क्या होता है, अवर होता है। जैसे अगर मैं लिखता हूं यू एंड आई, ठीक है, आर गोइंग टू कंप्लीट डॉट डॉट वर्क, तो यहाँ पे मुझे जो पोजीशन लिखना पड़ेगा वो क्या लिखना पड़ेगा, अवर का लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक पार्ट हमारा क्या है, आई का है। ठीक है, तो अब ये ध्यान से समझिएगा, अगर माई मैंने लिखा है तो पोजीशन देयर के साथ हम शो नहीं कर पाएंगे, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या मिलता है, थर्ड नंबर, आई, माई और अवर। अब ध्यान से समझ लीजिए फिल करके, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आई लिख दिया। दूसरी चीज, चूंकि यहाँ पे फ्रेंड हमारा नाउन था, नाउन के पहले हम एडजेक्टिव लिखते हैं तो हमने माई लिख दिया जो कि पजेसिव एडजेक्टिव है। फिर देखिए इन दोनों के लिए जो पोजीशन होगा, मैंने बताया अगर एक पार्ट हमारा आई है तो पोजीशन हमेशा किससे शो होगा, अवर से। ठीक है, तो हमने अवर लिख दिया, मतलब हमारे तीनों खाली स्थान जो है वो सेटिस्फाई हो गए। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3।
उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक्स का है और क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है राम डॉट डॉट इज द cause of all dot dot miseries। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं योर सेल्फ, हालांकि ये इजी क्वेश्चन है सभी लोग कर लेंगे, योर सेल्फ और योर, सेकेंड है हिमसेल्फ और देयर्स, थर्ड है हिमसेल्फ और हिज, और लास्ट हमारा ऑप्शन है हर सेल्फ और अवर। अब आइए इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने बताया सेल्फ केस का यूज हमेशा होता है उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेल्फ केस हम जब भी यूज करेंगे तो वो डिपेंड करेगा उसके सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, राम। अगर सब्जेक्ट में हमारे पास राम है, इसका मतलब हम योर सेल्फ का और हर सेल्फ का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि योर सेल्फ यू के लिए लगता है और हर सेल्फ किसी लड़की के लिए लगता है, ठीक है। तो राम ना तो यू है ना तो कोई लड़की है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है क्या, हिमसेल्फ का, और एक ऑप्शन बचता है क्या, हिमसेल्फ और हिज का, ठीक है। तो दोनों में हिमसेल्फ है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हिमसेल्फ ही जाएगा। अब हमें डिस्कस करना है इस पर, देयर्स और हिज पर। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, माइजरीज का मतलब दुख से होता है, कष्ट से होता है, तो ये भी हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, नाउन है। और मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि नाउन के साथ हम कभी भी प्रोनाउंस का यूज नहीं करते, मतलब नाउन के ठीक पहले हम पजेसिव प्रोनाउंस का यूज नहीं करते, तो इसका मतलब ये देयर्स क्या होगा, गलत हो जाएगा, हमें क्या लिखना पड़ेगा, हिज। दूसरा तरीका इसका ये भी है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, राम की, तो राम का जो पोजीशन आएगा वो क्या आएगा, हिज आएगा। तो अब बिना ऑप्शन के भी आप सॉल्व कर सकते हो, राम का पोजीशन हमें क्या लिखना पड़ेगा, हिज। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका भी हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपके समझ में। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड डॉट डॉट सेड नो स्कूल टुडे। इसके ऑप्शंस पर जो हम देखते हैं तो एक ऑप्शन है इसका आई, दूसरा ऑप्शन है ही, तीसरा ऑप्शन है सी, और इसका जो लास्ट नंबर ऑप्शन है वो है क्या, इट। अब देखिए ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे सारे के सारे जो ऑप्शन है वो किसके हैं, पर्सनल प्रोनाउन के। और मैंने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको पढ़ाया है कि पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड इन थ्री पर्सन्स, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, स्पीकर, लिसनर एंड अ पर्सन हु इज बीइंग टॉक्ड। तो यहाँ पे देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, ही सी जो है वो थर्ड पर्सन है, इट भी कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। लेकिन अब आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जब आप यूजर्स में जाएंगे तो आई, ही और सी इन तीनों का यूज होता है व्यक्तियों के लिए। किसके लिए होता है, व्यक्तियों के लिए, लिविंग पर्सन्स के लिए। और जो इट का यूज होता है वो किसके लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए। बस हमें यहीं पे हिंट मिल जाएगा कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं, द स्क्रीन की, ठीक है, मतलब जो हमें जिस वर्ड के लिए हमें प्रोनाउन का यूज करना है वो वर्ड हमारा क्या है, द स्क्रीन। अगर हम इसको सेपरेटली लिखे तो ऐसा लिखना पड़ेगा द स्क्रीन वाज लिट अप, ठीक है, मतलब स्क्रीन को चालू किया गया, ये स्क्रीन चालू हुई और चालू होकर द स्क्रीन से स्क्रीन में लिखा हुआ था, क्योंकि स्क्रीन बोल तो सकती नहीं है, तो स्क्रीन में लिखा हुआ था नो स्कूल टुडे, आज कोई स्कूल नहीं है, ठीक है, मतलब आज स्कूल की छुट्टी है। तो इसका मतलब ये बात बताने वाला कौन है, द स्क्रीन है। तो यहाँ पे जो हमें प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा वो किसके लिए करना पड़ेगा, द स्क्रीन के लिए। और द स्क्रीन कोई लिविंग पर्सन है नहीं, इसलिए दिए गए ऑप्शन में से हम किसका यूज कर पाएंगे, इट का। तो उम्मीद है ये भी पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है डॉट डॉट हर्ड समवन knocking dot dot
sorry dot dot knocking at dot dot door and wondered who dot dot would be। ठीक है, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहता है यू अबव दैट। ऑप्शन नंबर सेकेंड कहता है दे देयर दे। ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है आई माई इट। और ऑप्शन नंबर फोर्थ कहता है वी अवर और इट्स। तो पहली चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, लास्ट ऑप्शन उठाते हैं। लास्ट ऑप्शन में आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, इट्स लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि इट्स क्या होता है, पॉजिटिव केस होता है। ठीक है, इट्स का यूज हम जनरली ध्यान रखिएगा किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ ही करते हैं। आपको अगर कंफ्यूजन होगा, आपको लगता होगा जैसे अपन बोलते हैं इट्स मी, ठीक है, तो वहां पे अपन कर लेते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा वहां पे ऐसे यूज होता है इट अपॉस्ट्रोफी एस, जिसका फुल फॉर्म होता है इट इज। ठीक है, ये शॉर्ट है, इट्स जो है वो इट इज का क्या है, शॉर्ट केस है या शॉर्ट फॉर्म है, एक तरीके से कर लीजिए। ये जो इट्स होता है हमारा वो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, इसका यूज हम हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ ही करते हैं। तो आप यहां पे देखिए ध्यान से, फिल इन द ब्लैंक्स जो है हमारा, उसके बाद वुड लिखा हुआ है। वुड है हमारी क्या, वो, ठीक है, ऑक्सिलरी है। ठीक है, अब ऑक्सिलरी के पहले कोई नाउन प्रोनाउन है नहीं, मतलब हम इट्स का यूज नहीं कर पाएंगे। अगर इट्स का यूज नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत। दूसरी चीज देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप पॉजिटिव वर्ड्स लिखते हो तो वो डिपेंड करता है किस पर, सब्जेक्ट पर। जैसे अगर मैं बोलूं आई एम डूइंग माय वर्क तो आई के साथ माई लगा। अगर मैं बोलूं ही इज डूइंग हिज वर्क तो ही के साथ क्या लगा, हिज लगा। तो जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर, सब्जेक्ट पर। तो अगर हम सब्जेक्ट में यू का यूज कर देते हैं तो यू का पोजीशन कभी अवर नहीं होगा। अगर हम सब्जेक्ट में यहाँ पे यू लिख देते हैं तो यू का पोजीशन अवर नहीं होगा, इसलिए हमारा ये सेंटेंस, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं इन दो पर। इन दो ऑप्शन पे जब जाओगे आप, यहाँ पे देयर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, तो ये देव, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम दे का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट है। हम देयर का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दे का पोजीशन है। ठीक है, डोर नाउन है इसलिए हमें पोजीशन यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे दे का पोजीशन है। लेकिन जब हम यहाँ पे दे लिखेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे दे लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने उन लोगों को देखा नहीं है जो मेरा दरवाजा खटखटा है। ठीक है, तो जब तक कोई चीज इंडेफिनिट हो, ध्यान रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब तक कोई चीज इंडेफिनिट हो हम उसके लिए इट का ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, इंडेफिनिट है। हो सकता है कोई जानवर था, हो सकता है कोई एक व्यक्ति था, हो सकता है कोई 10 व्यक्ति रहे होंगे। तो जब तक वो हमारे लिए इंडेफिनिट है तो हम दे का यूज नहीं कर सकते। तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, गलत होगा। इसका मतलब इसका भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, आई का, जो कि सब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे यूज करेंगे माई का, जो कि आई का क्या है, पोजीशन है। और यहाँ पे यूज करेंगे किसका, इट का, क्योंकि अभी तक हम उन लोगों को जानते नहीं जिन्होंने मेरा दरवाजा खटखटाया। तो मैंने किसी को सुना मेरा दरवाजा खटखटाते हुए, अब मैं विचार कर रहा था कि वह कौन होगा। ठीक है, मैं विचार कर रहा था कि वह कौन होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो पर्सन जो है वो इंडेफिनिट है, इसलिए हम दे का यूज नहीं कर पाएंगे, हमें किसका यूज करना पड़ेगा, इट का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, डॉट ड्राइवर्स should have driver's license renewed at the earliest। इसके लिए ऑप्शन दिया गया आपको, अवर, देयर। सेकेंड ऑप्शन दिया गया ऑल, देयर।
थर्ड ऑप्शन दिया गया एवरी डे, और लास्ट ऑप्शन दिया गया ईच डे, ईच ऑल। ठीक है, ऑप्शन से ही एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको भी ध्यान से समझिएगा। जब ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं, पहली चीज यहां पे ध्यान से समझिए, सेंटेंस अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पे हम ड्राइवर्स की कम्युनिटी को डिनोट कर रहे हैं, मतलब किसी एक ड्राइवर की नहीं बल्कि ड्राइवर्स की जो एक पूरी कम्युनिटी है, पूरा समुदाय है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम उसकी बात करेंगे तो वो किसी उस पर किसी चीज का अधिकार नहीं हो। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अवर तो हम लिख नहीं पाएंगे। ठीक, तो अवर जब नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हम पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहे हैं, मतलब हमारे ड्राइवर बस की बात नहीं होगी, सब चीज पूरे जितने भी ड्राइवर हैं सबकी बात होगी। जब सबकी बात होगी तो हम सिर्फ अपने ड्राइवर्स की बात नहीं कर पाएंगे, मतलब ये हमारा जो अवर है, पहला नंबर ऑप्शन वो रॉन्ग है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को देखिए, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, एवरी ईच। आपको अगर याद होगा, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव में पढ़ाया था आप लोगों को कि अगर आप एवरी का यूज करो, अगर आप ईच का यूज करो, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, एवरी और ईच के बाद हमेशा जो वर्ड रहेगा वो सिंगुलर होगा। एवरी और ईच के बाद हमेशा जो वर्ड आएगा वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। एवरी और ईच के जस्ट बाद अगर हम ऑफ के साथ लिख रहे होंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लूरल। लेकिन हम डायरेक्टली अगर एवरी और ईच के बाद वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। लेकिन जब आप इस नाउ ड्राइवर्स को देखते हो तो आपको पता चलता है कि ड्राइवर जो वर्ड है वो क्या है, प्लूरल है, तो इस कारण ना तो एवरी का यूज कर पाएंगे ना ही ईच का, मतलब हमारे थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल। अब यहाँ पे मैंने बताया कि क्योंकि हम ड्राइवर की पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहे हैं, मतलब सारे ड्राइवर्स उसमें इंक्लूड होंगे, और सब के सेंस में हम इसका यूज करते हैं ऑल का, और इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, देयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या, ऑल और देयर। तो उम्मीद है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आप लोगों से जो 5 डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं कॉमन एरर्स की तरफ। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट तरीका जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस को, तो वो है कॉमन एरर्स का। तो फिल इन द ब्लैंक्स को आपको कैसे करना है, पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, मोस्टली आप ये एक तरीका यूज करिएगा कि ऑप्शन से करने का प्रयास करिएगा, या आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है उसको उस सेंटेंस में फिल कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे अवर को फिल करते हो मतलब आप सिर्फ कुछ ड्राइवर्स की बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। सभी ड्राइवर्स को अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं उनको समय के पहले, मतलब समय रहते क्या कर लेना चाहिए, रिन्यू करा लेना चाहिए। तो कुछ को नहीं करना चाहिए, वो सबको करना चाहिए, इसलिए हम अवर का यूज नहीं कर पाएंगे। ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर लगता है, तो अगर आप यहाँ पे ईच लिख देते हो और उसके बाद ड्राइवर्स लिखते हो तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि ईच के बाद ड्राइवर होना चाहिए। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, जो भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हो उसको आप फिल करके देख लीजिएगा, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा कि आप जो काम कर रहे हो वो सही है या गलत है। अब आइए बढ़ते हैं कॉमन एरर्स की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं कॉमन एरर्स की तरफ। कॉमन एरर्स में पहला क्वेश्चन उठाते हैं। मैंने बताया कि हम जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें उसको करना कैसे है। और जो हमने पिछले पार्ट्स में पढ़ा है, जो प्रोनाउन के 4 पार्ट्स में मैंने आप लोगों को चीजें पढ़ाई हैं, रिलेटिव प्रोनाउन में, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, एम्फेटिक प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव में, पर्सनल प्रोनाउन में। अभी हम लोगों ने फिल द ब्लैंक्स देखा, उसमें देखा आप उसका क्या रोल रहता है। अब आइए एरर फाइंडिंग की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं क्या रोल होता है उन चीजों का। तो पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि द मूवी हु केम आउट लास्ट वीक was really good। अब इसको पार्ट में कर दिया गया। पहला पार्ट है द मूवी हु, सेकेंड पार्ट है केम आउट लास्ट वीक, और थर्ड पार्ट है was really good। और आपको लास्ट पार्ट रहता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, नो एरर का। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, ये आपका ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये क्या होता है, डी ऑप्शन होता है। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखिए, एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। इस एक कंप्लीट सेंटेंस को जब आप देखेंगे कि कौन से पार्ट में गलती कर दी गई है, तो आपको मालूम है यहाँ पे द मूवी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
और जो यहाँ पे हु वर्ड लिख रहे हैं वो भी किसके लिए लिख रहे हैं, द मूवी के लिए लिख रहे हैं, मतलब रिलेट किसके साथ कर रहे हैं, द मूवी के साथ। और आपको मैंने बताया है क्लियरली कि जब भी आप किसी पर्सन के साथ रिलेट करिए तो आप हु और हुम का यूज करिए, लेकिन अगर वो वर्ड जिसके साथ आप रिलेट कर रहे हो वो कोई नॉन लिविंग थिंग है या कोई एनिमल है तो आपको हु का यूज नहीं करना पड़ेगा, आप किसका यूज कर पाओगे, विच का। इसका मतलब ये जो आपने हु लिख रखा था वो रॉन्ग है, हमें किसका यूज करना पड़ेगा, विच का। इसका मतलब एरर किस पार्ट में है, ए पार्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होते हैं आप ध्यान रखिएगा दो तरीके से पूछे जाते हैं। इसके पूछने का एक तरीका होता है कॉमन एरर्स के रूप में कि किस पार्ट में एरर है, दूसरा तरीका होता है इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कि किस पार्ट में आप इंप्रूव कर सकते हो, वो तो चीज हुई है कौन सा पार्ट गलत है। अगर ये पूछा जाता है तो सिर्फ आपको ये बताना होता है कि ये गलत है, लेकिन जब इंप्रूवमेंट आती है तो इसका मतलब आपको उसका करेक्ट आंसर भी आना चाहिए। इसलिए मैंने बता दिया यहाँ पे हु का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, विच का। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि my friend had gone out of that way to help me prepare for एग्जाम्स। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, इसके भी पार्ट्स किए गए हैं, इसके पार्ट्स किए गए हैं। माय फ्रेंड पहला पार्ट है, हैड गॉन आउट ऑफ दैट वे ये दूसरा पार्ट है, और टू हेल्प मी प्रिपेयर फॉर एग्जाम ये थर्ड पार्ट है। और जैसा कि मैंने बताया नो एरर आपका कौन सा पार्ट होगा, चौथा पार्ट। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस जो है वो पूरा सही है तो फिर आप किसको चूज करते हो, नो एरर को। ठीक है, ये आपका बी पार्ट होगा और ये जो है वो कौन सा पार्ट है, ए पार्ट है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का ए नंबर। अब ध्यान से समझिएगा, माय फ्रेंड हैड गॉन आउट ऑफ दैट वे। ठीक है, अब आप इसमें देखिए माय फ्रेंड, ये तो क्लियर ये सही होगा, दो वर्ड्स ही हैं, एक नाउन है और एक पोजीशन है उसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन एडजेक्टिव विद नाउन। ठीक है, ये करेक्ट है। जब इसमें देखते हैं हैड गॉन आउट ऑफ दैट वे, तो इसको ध्यान से समझिएगा, एक फ्रेज होती है गो आउट ऑफ द वे। ठीक है, गो आउट ऑफ द वे, इसका मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास कर सकते थे, जितना ज्यादा से ज्यादा हम किसी चीज पर अपना एफर्ट लगा सकते थे, हमने उससे भी ज्यादा प्रयास किया। ठीक है, तो वो फ्रेज ही होती है गो आउट ऑफ द वे। ठीक है, गो आउट ऑफ द वे, इसका मतलब क्या है, गो आउट ऑफ दैट वे जो है वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, गो आउट ऑफ द वे का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमने प्रोनाउन यूज कर लिया था दैट, या कह लीजिए एडजेक्टिव यूज कर लिया था दैट, वो हमारा क्या है, रॉन्ग है। हमें किसका यूज करना पड़ेगा, द का। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो आपके समझ में आ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एरर फाइंडिंग का, और क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है हमसे आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन the patient has to be put on immunosuppressant so that its immune system does not reject the oil। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखिएगा,
कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन को छोटा या बड़ा देखकर करने का प्रयास करते हैं। अगर छोटा है तो उनको लगता है ये आसान होगा, बड़ा है तो उनको लगता है डिफिकल्ट होगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब भी हम इंग्लिश के सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो एक एक वर्ड जोड़ के आगे बढ़ते जाते हैं, सेंटेंस बनता जाता है। हमें बस उन्हीं वर्ड्स का करेक्ट यूज देखना है, क्या वो वर्ड्स करेक्टली यूज है या नहीं है। अब चाहे वो छोटा सेंटेंस हो चाहे वो बड़ा सेंटेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके जो पार्ट्स हैं वो है आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, पहला पार्ट है, ठीक है। ये जो है आपका वो क्या है, पहला पार्ट है। दूसरा है द पेशेंट हैज टू बी पुट ऑन इम्यूनोसप्रेसेंट, ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस बड़ा है इसलिए इसके पार्ट्स भी क्या है, बड़े बड़े हैं। सो दैट इट्स इम्यून सिस्टम डज नॉट रिजेक्ट द ऑर्गन, ये आपका क्या है, तीसरा पार्ट है। और नो एरर हर ऑप्शन में, नो एरर क्या है आपका चौथा पार्ट है। ए बी यहां से सी, ठीक है। और ये जो लास्ट है आपका वो क्या है, डी। अब आप ध्यान से समझिएगा, पूरे सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, द पेशेंट की। जो हमारा प्राइम सब्जेक्ट है वो क्या है, द पेशेंट है। और आपको मालूम है कि हम जो भी पॉजिटिव वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, एक ही सेंटेंस में 2 क्लास हो, 3 क्लास हो, 4 क्लास हो, जो भी हम पॉजिटिव वर्ड्स लिखते हैं वो किसके लिए लिखते हैं, सब्जेक्ट के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इट्स का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो किसके लिए है, द पेशेंट के लिए है। और अगर वो द पेशेंट के लिए है तो पेशेंट कोई नॉन लिविंग तो होगा नहीं, इसलिए इट्स गलत है। इसकी जगह पे आप क्या लगा लीजिए, इस लगा लीजिए, ठीक है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद हमें पेशेंट को, मरीज को इम्यूनोसप्रेसेंट में रखना पड़ा, क्यों, ताकि उसका इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, ठीक है। तो किसका इम्यून सिस्टम, हिज का, मतलब द पेशेंट का। तो जो यहाँ पे हम रिलेट करेंगे, जो पोजीशन यूज करेंगे वो किसके लिए यूज करेंगे, पेशेंट के लिए। और पेशेंट कोई नॉन लिविंग नहीं है, इसलिए इट्स का यूज नहीं हो पाएगा, किसका यूज करना पड़ेगा, हिज का। इसका मतलब जो इसका आंसर है वो आंसर नंबर कौन सा है, सी पार्ट, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है द रिसेप्शन of the prime ministers in Delhi was very grand, ठीक है। पार्ट करते थे, इसमें जो पार्ट है तो पार्ट है क्या, द रिसेप्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, पहला पार्ट है। इन दिल्ली सेकेंड पार्ट है। और वॉज वेरी ग्रैंड थर्ड पार्ट है। नो एरर जो है वो आपका कौन सा पार्ट होगा, फोर्थ होगा। ये हमारा डी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, और ये जो बड़ा सा है वो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है। आइए चलते हैं, एक पे पहले इसके पीछे थोड़ा सा चीज समझा दूं तो आपको ये आंसर सीधा मिल जाएगा। अगर हम लिखते हैं रोहन्स बुक, ठीक है, तो आपको मालूम होगा ये जो अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है वो इन द सेंस ऑफ का यूज हम करते हैं, ठीक है। किस सेंस में करते हैं, ऑफ के सेंस में। अगर हम इसी को लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं द बुक ऑफ रोहन, द बुक ऑफ रोहन, दोनों की मीनिंग सेम है। रोहन बुक मतलब बुक पर किसका पोजीशन है, रोहन का। द बुक ऑफ रोहन मतलब बुक पर किसका पोजीशन है, रोहन का, रोहन की किताब। तो इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं पोजीशन शो करने के लिए, लेकिन नाउन के का केस चेंज नहीं होता, चाहे सब्जेक्ट में लिखे चाहे ऑब्जेक्ट में लिखे, केस सेम रहते हैं। तो इसका मतलब अगर हम नाउन के साथ पोजीशन शो करना चाहते हैं तो हम किसका यूज कर लेते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का, या फिर हम ऑफ का यूज कर लेते हैं। इसका यूज कर लेते हैं ऑफ का। डिफरेंस ये आएगा, ध्यान से समझिए, अगर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो नाउन पहले आएगा और उसके बाद फिर क्या लिखना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम पोजीशन शो कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे रोहन का पोजीशन है बुक पर, तो पहले हम रोहन लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, बुक लिखेंगे। लेकिन अगर हम ऑफ का यूज करना चाहते हैं तो ये चीज उल्टी हो जाएगी, ठीक है। हमें बुक पहले लिखना पड़ेगा और रोहन बाद में लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, द बुक ऑफ रोहन। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए
क्या हम ऑफ लिखने के बाद भी यहाँ पे रोहंस लिख सकते हैं? तो मैंने आपको समझाया पढ़ाया है कि इंग्लिश में कभी भी एक ही काम के लिए हम दो चीजें यूज नहीं करते। अगर काम एक ही है तो हम दो चीजों का यूज नहीं करते। अगर ऑफ का काम भी पोजीशन शो करना है, अपॉस्ट्रोफी एस का काम भी पोजीशन शो करना है, तो या तो आप ऑफ का यूज करिए या किसका यूज करिए, अपॉस्ट्रोफी एस का। तो अगर आपने ऑफ का यूज कर लिया तो अपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है आपको। उम्मीद करता हूं आंसर मिल गया होगा। अगर हम क्या लिख रहे हैं, ऑफ लिख रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री का रिसेप्शन, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का रिसेप्शन, तो यहां पे अगर हम ऑफ लिख रहे हैं तो हमने का सेंस ले लिया, तो हमें इस अपॉस्ट्रोफी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब किसी नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करके पोजीशन नहीं शो किया जाएगा, कब तक, जब तक हम ऑफ का यूज कर रहे हैं। अगर ऑफ का यूज नहीं कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, ठीक है, तो फिर हम लिख सकते थे क्या, द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन। लेकिन अगर हमने ऑफ का यूज कर दिया तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है वो पार्ट नंबर कौन सा है, ए है। वहां पे अपॉस्ट्रोफी एस हटाना पड़ेगा, हमें केवल लिखना पड़ेगा क्या, द प्राइम मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है इट वाज डॉट डॉट सॉरी इट वाज मी who telephoned the fire service, ठीक है। इसके भी पार्ट्स किए गए हैं। इट वाज मी ये पहला पार्ट है, हु टेलीफोन ये दूसरा पार्ट है, द फायर सर्विस तीसरा पार्ट है। ये ए, ये आपका बी, और ये जो है वो आपका क्या है, सी है। और हर ऑप्शन की तरह इसमें भी चौथा ऑप्शन आपका क्या होगा, नो एरर का। ध्यान से समझिएगा, डी नंबर, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इट वाज मी, मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन का यूज जब बताया था, और पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के यूजेस पर जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था अगर हम सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, सेंटेंस में किसका यूज कर रहे हैं, लिंकिंग वर्ब का, इज एम आर वाज वर, इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब या एक्शन वर्ब नहीं लिख रहे हैं, तो उस सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा इज एम आर वाज वर के बाद हमें नॉमिनेटिव केस का यूज करना पड़ता है या सब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस सेम टर्म है। तो या यहां पे हमें जो यूज करना है वो किसका यूज करना है, नॉमिनेटिव केस का, सब्जेक्टिव केस का। और मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव, आपको पता है आई मी माई होता है, आई मी माई माई। तो आपको मालूम है यहाँ पे जो आई है वो सब्जेक्टिव केस है, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, माई जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव और माई जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है जो कि ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि हमें यहाँ पे चाहिए क्या, सब्जेक्टिव। तो हम किसका यूज करेंगे, आई का। तो याद होना चाहिए इट वाज आई हु टेलीफोन द फायर सर्विस, ये मैं हूं, ठीक है, या मैं था जिसने फायर सर्विस को कॉल किया या टेलीफोन किया। उम्मीद है ये भी टर्म आपके समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे और क्लास ठीक ठाक चल रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या होगी, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हमारे ये वीडियोस आपको जैसे भी लग रहे हैं, ठीक है, जो भी शिकायतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, अच्छा लग रहा है, कुछ और इंक्लूड करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें इन्फॉर्म करें। हम प्रयास करेंगे आगे के पार्ट्स में, आगे के वीडियोस में उन चीजों को इंप्रूव करने का। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है दो सी appears to be very tall. She is just an inch taller than me. ठीक है, नो एरर। इस सेंटेंस को भी ध्यान से समझिएगा, इसके भी पार्ट्स किए गए हैं। इसका जो पार्ट किया गया वो है दो शी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल, ये पहला पार्ट है। शी इज जस्ट, ये सेकेंड पार्ट है। एन इंच टॉलर देन मी, ये थर्ड पार्ट है। और नो इधर ही आपका कौन सा पार्ट ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट है सी, ये सेकेंड पार्ट बी, और ये फर्स्ट पार्ट यहां तक ए, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया।
दो सी अपीयर्स टू बी वेरी टॉल, ठीक है, ऐसा मतलब लगता है कि वो बहुत ज्यादा लंबी है, सी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन मी, लेकिन वास्तव में इसके बावजूद वो मुझसे केवल 1 ही इंच बड़ी है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दो पर्सन है, एक सी है और एक आई है, ठीक है, मतलब एक सी है और एक क्या है, आई है, और दोनों के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इस आई का जो कंपेयर हो रहा है वो किससे हो रहा है, सी से। अब सी की पोजीशनिंग देखिए सेंटेंस में, सी का जो पोजीशन है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का है। सी कौन से केस का है, सब्जेक्टिव केस का है, मतलब इसकी जो पोजीशनिंग है सेंटेंस में वो क्या है, सब्जेक्ट की है। तो जो हम सब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं सब्जेक्ट का, ठीक है, जब हम सब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आई का यूज करना पड़ेगा, मी का यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमें कौन सा केस लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस। आप ध्यान रखिएगा, जब भी लिंकिंग वर्ब्स का यूज हो, कंपैरेटिव डिग्रीज का यूज कर दिया जाए, तो सब्जेक्ट से कंपेयर करने के लिए हम सब्जेक्टिव केस का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी इज जस्ट एन इंच टॉलर देन आई, ठीक है, नॉट मी। तो ध्यान रखिएगा, इसके पार्ट सी में एरर है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, वन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर चॉइस ऑफ कंपेनियंस, ठीक है, नो एरर। अब ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन है वन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर चॉइस ऑफ कंपेनियंस, ठीक है, नो एरर। इसमें पार्ट किए गए हैं, वन मस्ट बी आपका फर्स्ट पार्ट है ए, रिस्पॉन्सिबल फॉर ये सेकेंड पार्ट है बी, हर चॉइस ऑफ कंपेनियंस ये थर्ड पार्ट है सी, और नो एरर ये आपका चौथा पार्ट है डी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सब्जेक्ट में किसका यूज कर रहे हैं, वन का, और आपको मालूम है वन कोई डेफिनेट पर्सन नहीं है, क्या है, इंडेफिनिट है। आप ध्यान से समझिएगा, अगर हम कभी सेंटेंस के सब्जेक्ट में समवन का, नो वन का, एनीवन का, ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, ठीक है, समथिंग का, इसी तरीके से बना सकते हैं नथिंग, ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। तो जो लिविंग पर्सन से होते हैं उनके लिए जो पोजीशन होता है वो हिज का शुरू होता है, ठीक है, जो लिविंग पर्सन होते हैं उनके लिए पोजीशन किसका रखते हैं, हिज का। अगर मान लीजिए कंफर्म है कि वो कोई मतलब फीमेल है, तो फिर अपन किसका यूज करेंगे, हर का। लेकिन अगर कंफर्म नहीं है तो फिर अपन किसका यूज करेंगे, हिज का, ठीक है। समथिंग वगैरह है तो इसके लिए जो हमें पोजीशन शो करना पड़ता है वो किसके साथ करते हैं, इट्स के साथ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखिए, एक वर्ड होता है वन, एक इंडेफिनिट वर्ड है आपका क्या, वन, और वन का पॉजिटिव जो केस होता है वो ध्यान रखिएगा हमेशा क्या लिखा जाता है, वंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। वन का जो पॉजिटिव केस लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, वंस। और आपको आंसर भी मिल गया होगा कि जब हम यहाँ पे हर का यूज कर रहे हैं तो ये क्या है, रॉन्ग है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, वंस का, ठीक है। वन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस चॉइस ऑफ कंपेनियंस, नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है, जो इसका आंसर होगा वो आंसर कौन सा पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स को कि वन का जो पोजीशन होगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा, वो क्या होगा, वंस होगा। अगर समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी इनका पोजीशन होता है तो हिज लिखते हैं। कंफर्म है अगर ये कोई फीमेल है तो हर लिखते हैं, ठीक है। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग इनका जो पोजीशन लिखते हैं वो इट्स लिखते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग वस्तुएं होती है इसलिए इनका पोजीशन क्या लिखा जाता है, इट्स लिखा जाता है। लेकिन वन का जो पोजीशन है वो हमेशा क्या होता है, वंस होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, हर की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, वंस। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है, he said, comma, let I do this, full stop, none of you can do this, ठीक है। अब ध्यान
से समझिएगा। हालांकि ये सेंटेंस पढ़ के आपको एरर इसकी मिल गई होगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस पार्ट्स में जब हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन का डिस्कस किया था, उसमें आपको ये चीज बताई थी। इसका पार्ट फर्स्ट ये कर देते हैं, पार्ट फर्स्ट ये दिया हुआ है, पार्ट थर्ड ये दिया हुआ है, नो एरर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैंने आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन के यूजेस में बताया था कि जब भी आप लेट के बाद, ठीक है, जब भी आप लेट के बाद किसी प्रोनाउन का यूज करते हो, तो चूंकि लेट भी आपकी एक वर्ब होती है, तो लेट के बाद ध्यान रखिएगा हमेशा किसका यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस का, कभी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं होता। मतलब जो हमने आई लिख रखा है वो हमारा क्या है, रॉन्ग है, उसकी जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेट मी डू दिस। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। आई की जगह पे क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों की ये पूरे 8 क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस की तरफ जब चलते हैं तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, he and you have been selected for this post। ठीक है, अब ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, नो एरर, लास्ट पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट है आपका he and you, ठीक है, have been selected, सेकंड पार्ट है बी। ठीक है, और फॉर दिस पोस्ट ये थर्ड पार्ट है, नो एरर ये जो है आपका क्या है, चौथा पार्ट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इजी सा करना, लेकिन थोड़ा सा एक तरीका आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमने सब्जेक्ट में यूज कर रखा है किसका, he and you का। आप ध्यान रखिएगा, जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में मोर देन वन पर्सन, ठीक है, ये एक फैक्ट बता रहा हूं आप लोगों को, आप नोट कर लीजिएगा। जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में मोर देन वन पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकंड पर्सन भी हो, थर्ड पर्सन भी हो, ठीक है, तो जो हमारा लिखने का ऑर्डर होना चाहिए वो 2 3 1 का होना चाहिए। जो हमारा लिखने का ऑर्डर होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, 2 3 1 का। मतलब हम पहले कौन से पर्सन को लिखेंगे, सेकंड को, फिर कौन से पर्सन को लिखेंगे, थर्ड को, फिर कौन से पर्सन को लिखेंगे, फर्स्ट को। इस ऑर्डर में ही हमें लिखना पड़ेगा, अनलेस कि हम किसी चीज को एडमिट कर रहे हो। ठीक है, अगर हम किसी चीज को एडमिट कर रहे हो कि हाँ मैंने ये अपराध किया, मैंने और उसने मिलकर ये अपराध किया है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बदल जाते हैं। अदरवाइज हर कंडीशन में आपको किसका यूज करना पड़ेगा, 2 3 1 का। ठीक है, याद रखिएगा 231। तो इसका मतलब क्या है, हमें पहले सेकंड लिखना था, फिर थर्ड लिखना था। तो जो हमने ही एंड यू लिखा है, इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, यू एंड ही। ठीक है, तो इसमें एरर कौन से पार्ट में, पार्ट फर्स्ट में है, आंसर हो जाएगा ए। और इंप्रूवमेंट क्या आना चाहिए, ही एंड यू की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यू एंड ही। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पर्सनल प्रोनाउन के यूज का। जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में एक से ज्यादा प्रोनाउन होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा जो ऑर्डर होना चाहिए, जो सीक्वेंस होना चाहिए, वो 2 3 1 का होना चाहिए। मतलब हमें पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और उसके बाद यूज करना है किसका, फर्स्ट पर्सन का। तो चूंकि यहाँ पे सेकंड और थर्ड का यूज था, तो पहले सेकंड लिखना पड़ेगा और फिर क्या लिखना पड़ेगा, थर्ड। तो हम लिखेंगे यू एंड ही। तो आइए बढ़ते हैं आज के कॉमन एरर्स के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि नीदर ऑफ द बॉयज dot me has submitted their records। ठीक है, नीदर ऑफ द बॉयज पहला पार्ट है आपका, ठीक है, हैज सबमिटेड सेकंड पार्ट है, देयर रिकॉर्ड्स थर्ड पार्ट है, नो एरर जो है वो चौथा पार्ट है। करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए सेंटेंस बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं इस टाइप की जो एरर्स है वो कंटिन्यूअसली पूछी जाती है, फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है आप लोगों से, अलग अलग एग्जाम्स में ऐसी एरर्स पूछी जाती है। ठीक है, नीदर ऑफ द बॉयज, अगर आप देखेंगे यहाँ पे किसका यूज किया हमने, देयर का। और आपको मैंने बताया जो पॉजेसिव वर्ड्स होते हैं वो यूज होते हैं किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा हमारा पोजीशन होगा। ठीक है, तो
सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि हमने किसका यूज कर लिया, द बॉयज का। तब द बॉयज का अगर पोजीशन लिखना हो कभी तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम देयर का यूज करेंगे, ठीक है। द बॉयज का अगर हमें कभी पोजीशन लिखना हो तो हम किसका यूज करेंगे, देयर का। और मेरे बच्चे आपको अगर याद होगा तो जब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा था तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ते वक्त मैंने आपको बताया था कि अगर ईदर और नीदर का यूज है, इसका मतलब क्या है, हम दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम दो में से एक की बात कर रहे हैं। अगर हम क्या लिख रहे हैं, नीदर ऑफ द बॉयज, इसका मतलब दो लड़के हैं और दो में से किसी एक ने भी नहीं, ठीक है। तो जब भी किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में ईच का, ईदर का, नीदर का, इन वर्ड्स का यूज हो तो उसका पोजीशन हमेशा किससे लिया जाता है, हिज से, अनलेस कि वो पूरी तरह से आपको दिख रहा हो कि वो क्या है, कोई गर्ल, ठीक है, कोई फीमेल है। अगर यहाँ पे द गर्ल्स लिखा होता तो हर लिख देते, लेकिन द बॉयज है, द स्टूडेंट्स है, द डॉक्टर है, तो जो उसके लिए हमें पोजीशन लिखना पड़ता है वो किसका लिखना पड़ता है, हिज का। हम देयर का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर ईदर का, नीदर का, ईच का, इनका यूज है तो उनका पोजीशन हमेशा किससे लिखा जाता है, हिज से। या अगर क्लियरली आपको दिख रहा है कि कोई फीमेल है तो फिर किससे लिखेंगे, हर से। इसका मतलब इसका जो पार्ट सी है हमारा वो क्या है, रॉन्ग है। देयर की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए, हर लिखना, सॉरी हिज लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज के डिस्कस किए गए फिल इन द ब्लैंक्स और कॉमन एरर्स पूरी तरह से आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसी तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है और आप ध्यान रखिएगा उस चीज पर आप तैयार तब हो पाओगे जब आप पहले उसके पीछे की पूरी स्टोरी को समझोगे। और इसी चीज के लिए हमने आपसे प्रोनाउन के पार्ट वाइज हर एक टाइप का एक डिटेल यूज जो है वो डिस्कस किया है अपने वीडियोस के थ्रू और उम्मीद है कि आपने उनको अच्छे से देखा, समझा होगा। अगर आपने उनको देखा होगा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए करने आसान होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ये मेरा सजेशन है आपके लिए कि आप उन वीडियोस को अनिवार्यतः देख लें ताकि ये क्वेश्चंस आपको और बेहतर ढंग से समझ में आ सके, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस और प्रोनाउन का ये जो हमारा एक पार्ट है क्वेश्चन सीरीज का, ये आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी एग्जाम में क्वेश्चंस के पैटर्न का पता चल सके कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रोनाउन से रिलेटेड आगे चल के हम अलग अलग टॉपिक्स पर भी बात करेंगे और उन पर भी क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे। तो हर टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और हमें उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे उनका आंसर ढूंढना है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट के थ्रू हमें इंश्योर करिए कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपको पसंद आ रही हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम अगले वीडियोस में, अगले पार्ट्स में उनको दूर करने का प्रयास करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच पाए जो लॉकडाउन के कारण कहीं ना कहीं स्टडीज से वंचित हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।